हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं और यह जो टॉपिक है वह सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं वास्तुकला। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, खासकर सिविल सर्विसेज के लिए। स्थापत्य एवं वास्तुकला, सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं वास्तुकला यह टॉपिक है, इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। भारत में तुर्कों के आगमन के साथ स्थापत्य कला की जिस शैली का विकास हुआ उसे इंडो इस्लामिक शैली के नाम से जाना जाता है। इंडो इस्लामिक शैली की अगर आप बात करें तो यह इंडो इस्लामिक शैली जो थी, इसमें बनाए गए भवन जो थे वह देखने में बेहतरीन तथा मजबूत होते थे। इसके अलावा इस पर स्थानीय यानी कि देसी शैली का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए इस काल में जिस शैली का विकास हुआ, न तो वह पूर्णतः विदेशी शैली थी और न ही पूर्णतः भारतीय शैली थी। भारतीय शैली थी। अब हम सल्तनत काल में अलग अलग राजवंशों के बारे में, अलग अलग सुल्तानों के द्वारा किस क्षेत्र में जो है स्थापत्य क्षेत्र में कितना योगदान दिया गया, बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाम वंश की, और ख़ासकर गुलाम वंश में 3 महत्वपूर्ण सुल्तानों का स्थापत्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके अलावा इल्तुतमिश और गियासुद्दीन बलबन। स्थापत्य कला का जो चरमोत्कर्ष काल रहा वह तुगलक काल रहा। स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष काल तुगलक काल रहा, जिसमें तुगलक के 3 महत्वपूर्ण सुल्तानों ने स्थापत्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। जबकि तुगलक काल में ही फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के साथ ही स्थापत्य कला का पतन भी प्रारंभ होना शुरू हो गया, और सैयद तथा लोदी वंश में भी स्थापत्य, दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य अपने निम्नतम अवस्था में देखने को मिलता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर आप बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापत्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसने राय पिथौरा, दिल्ली के पास में राय पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता था, और राय पिथौरा के आसपास उन्होंने जिस नगर का निर्माण किया उसे दिल्ली के 7 नगरों में प्रथम स्थान दिया गया। दिल्ली के 7 नगरों में उसे प्रथम स्थान दिया गया। और इसके अलावा देखेंगे तो उसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की भी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के समय किया गया। और यह मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो बनाई गई थी, यह वर्तमान दिल्ली से लगभग 12 मील की दूरी पर स्थित है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और इसके अलावा अगर कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही डाला गया था। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में वह बनवाना चाहता था। हालांकि वह इस इमारत को 4 मंजिला बनवाना चाहता था। लगभग कुल इसकी ऊंचाई 25 फीट रखना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक ही मंजिला बनवा सका था कि उसकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा फिर आगे चल कर के इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया 4 मंजिला। लेकिन आगे चल कर के फिरोज शाह तुगलक के समय आप देखेंगे तो आकाशीय बिजली की वजह से जो 4th मंजिला रहा वह ध्वस्त हो गया था। इस वजह से फिरोज शाह तुगलक ने उसे पुनः उसका निर्माण कराया। इसके अलावा उसने एक और मंजिला का निर्माण कराया, यानी कि अब कुतुब मीनार कुल 5 मंजिला हो गई थी। उसमें कुल लगभग 375 सीढ़ियाँ हैं। कुतुब मीनार में कुल 375 सीढ़ियाँ हैं। हालांकि आगे चल कर के
सिकंदर लोदी के समय उसका पुनः जीर्णोद्धार कराया गया। सिकंदर लोदी के समय उसका पुनः जीर्णोद्धार कराया गया। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही उसने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बनवाया था। हालांकि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद यह चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ अथवा विशल देव, विग्रहराज चतुर्थ अथवा विशल देव के द्वारा बनवाया गया एक संस्कृत मठ था। उसी को तोड़ करके इसने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया था। हालांकि आपको वर्तमान समय में देखने को मिलेगा कि विशल देव अथवा विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक नाटक की रचना की गई थी जिसका नाम था हरकेल, और उनके दरबारी कवि जो थे विद्वान वह सोमदेव थे जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की थी। और इन दोनों की रचनाएं उन दीवारों पर आज भी आपको उत्कीर्ण हुई देखने को मिलेंगी। हालांकि और बहुत ज़्यादा, चूँकि यह 1200 ईस्वी में जब सुल्तान बना तो महज 4 वर्षों का ही इसका कार्यकाल रहा, इसलिए बहुत ज़्यादा यह कुछ नहीं कर सका। चूँकि 1210 ईस्वी में इसकी चौगान अथवा पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके मृत्यु हो गई थी। इसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश हुआ और इल्तुतमिश ने भी स्थापत्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोल अदा किया और उसने कुतुब मीनार को 4 मंजिला पूर्ण करवाया, जिसको कि इसने 1 मंजिला बनवा करके ही यह मर गया था, तो उसको उसने पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। इसके अलावा उसने अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद की याद में उसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा उसने बनवाया। इसके अलावा राजस्थान के नागौर में उसने अतारकीन का दरवाज़ा बनवाया था और कहा जाता है कि इसी अतारकीन के दरवाजे से प्रेरित होकर के अकबर ने गुजरात अभियान के विजय के फलस्वरूप उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा की स्थापना की थी। लगभग 1572-73 ईस्वी में उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा की जो स्थापना की वह इल्तुतमिश के द्वारा बनवाए गए अतारकीन के दरवाजे से ही प्रेरित था। इसके अलावा इसने हौज-ए-शमसी और शमसी ईदगाह का भी निर्माण इसके द्वारा करवाया गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो बलबन के द्वारा भी स्थापत्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया और बलबन ने अपने मकबरे का निर्माण भी बलबन के द्वारा ही करवाया गया था। और इसके अलावा गुलाम वंश के बाद फिर खिलजी वंश प्रारंभ होता है और ख़ासकर अलाउद्दीन खिलजी के समय में आप देखेंगे तो स्थापत्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। उसने दिल्ली के पास में एक नया नगर स्थापित किया जिसे सीरी का नगर के नाम से जाना जाता था और सीरी के नगर को दिल्ली के 7 शहरों में दूसरा स्थान प्राप्त था। इसने 1000 सितून या 1000 खंभे का एक महल बनवाया था जिसे 1000 खंभा का महल भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में और भी स्थापत्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, जैसे सीरी का किला भी इसी के द्वारा बनवाया गया था और सीरी के किले को दिल्ली का प्रवेश द्वार भी माना जाता था। आपको याद होगा कि सीरी के किले की रक्षा जो करता था, जो किलेदार था, वह अलाउद्दीन खिलजी का जो गुलाम सेनापति था जफ़र खां उसकी सुरक्षा करता था मंगोलों से। इसके अलावा आप देखेंगे तो और भी इसने महत्वपूर्ण कार्य किया और मुबारक खिलजी के द्वारा आप देखेंगे तो ऊखा मस्जिद का निर्माण मुबारक खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद तुगलक काल प्रारंभ होता है और तुगलक काल को सल्तनत काल के स्थापत्य का चरमोत्कर्ष काल और पतन दोनों काल भी माना जाता है। क्योंकि आप गयासुद्दीन तुगलक की बात करें, सल्तनत के जो 3 सुल्तान थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों सुल्तानों के समय में महत्वपूर्ण स्थापत्य के क्षेत्र में कार्य किया गया। खासकर गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे तो इन्होंने दिल्ली के पास एक तुगलकाबाद नाम का
नगर बसाया और तुगलकाबाद के नगर को दिल्ली के 7 शहरों में तीसरे नंबर का शहर माना जाता है तुगलकाबाद को। इसके अलावा तुगलकाबाद में ही गियासुद्दीन तुगलक का भी मकबरा स्थित है। और गियासुद्दीन तुगलक के बाद अब देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल प्रारंभ होता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहाँपनाह नगर की स्थापना की थी और जहाँपनाह नगर को दिल्ली के 7 शहरों का चौथा नगर माना जाता है। दिल्ली के 7 शहरों में चौथा नगर माना जाता है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक का मकबरा भी वहीं पे स्थित है। इसके अलावा आदिलाबाद का किला भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही बनवाया गया था। इसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक की बात करें तो फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय आप देखोगे तो फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय महत्वपूर्ण नगरों और महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण किया गया। खासकर आप देखेंगे तो इसके समय फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय देखेंगे तो फ़िरोज़ शाह कोटला दुर्ग का निर्माण कराया गया था। इसके अलावा इसने फ़िरोज़ाबाद नगर का भी निर्माण कराया था और फ़िरोज़ाबाद नगर को दिल्ली के 7 शहरों में 5वें नंबर का शहर माना जाता है। और अगर आप देखेंगे इसके अलावा भी इसने हिसार, फ़तेहाबाद, फ़िरोज़ाबाद ये तमाम नगरों की स्थापना जो है इसी के समय किया गया था। इसका प्रधानमंत्री खाने जहाँ तेलंगानी था। खाने जहाँ तेलंगानी का भी मकबरा अगर देखेंगे तो खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा उसका पुत्र खाने जहाँ नौशाह शाह के द्वारा बनवाया गया। इसके अलावा नौशाह शाह ने काली मस्जिद का भी निर्माण करवाया था और यह निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह से थोड़ी दूर पर ही स्थित है। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह से थोड़ा दूर पर स्थित है। इसके अलावा चूँकि फ़िरोज़ शाह तुगलक की मृत्यु के साथ ही धीरे धीरे स्थापत्य कला का पतन प्रारंभ हो जाता है, जो सैयद और लोदी वंश में भी आपको देखने को मिलेगा। सैयद वंश का संस्थापक खिज़र खां था, उसने खिज़राबाद नगर की स्थापना की थी। और इसके अलावा सैयद वंश का ही एक सुल्तान था मुबारक शाह, उसने मुबारकाबाद नगर की स्थापना की। इसके अलावा लोदी काल में देखेंगे इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने लोदियों को इमारतों का वंश कहा जाता है। इमारतों का वंश जो है लोदी काल को कहा जाता है इतिहासकार पर्सी ब्राउन के द्वारा। और लोदियों के समय आप देखेंगे तो स्थापत्य का एक नया दौर प्रारंभ हुआ। लोदी काल में जो मकबरे बनाए जाते थे वो मकबरे काफ़ी ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे ताकि दूर से देखने पर ऊंचा और बड़ा दिखाई दे। इसके अलावा बगीचे के मध्य में स्थापत्य के क्षेत्र में जो पहली बार शुरुआत की गई वो लोदियों के काल में ही आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो मस्जिद बनाई जाती थी वो बगीचे के मध्य में इसका पूर्ण रूप से विकास आपको जो है देखेंगे तो फिर मुग़ल काल में देखने को मिलता है। इसका सर्वाधिक विकास मुग़ल काल में ही होता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फिर सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी का मकबरा भी सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया गया। सिकंदर लोदी का मकबरा आप देखेंगे तो इब्राहिम लोदी के द्वारा बनवाया गया। सिकंदर लोदी के द्वारा ही आप देखेंगे 4 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया गया था। इसके अलावा इब्राहिम लोदी के मकबरे की बात करेंगे। इब्राहिम लोदी का मकबरा भी आगरा में बनवाया गया, लेकिन आगे चलकर 1526 के पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों पराजित हुआ और मारा गया। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो जाता है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स यह टॉपिक कवर होता है। फिर मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।